बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 156 फूरियर। फूरियर। इस बूढ़े के लिए बाहर हूडू भी बहुत बेपरवाह था। स्पष्ट रूप से वह अभी भी दरवाजे से काफी दूर था और फिर वह चिल्लाया, हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि प्रभारी के दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है। तो यह तुम हो हूडू, तुम बूढ़े। एक मुरझाए चेहरे वाला मध्यम आयु का व्यक्ति भी दरवाजे से बाहर आया और हूडू से बोला। उसकी आवाज में व्यंग्य का एक संकेत था। मध्यम आयु का व्यक्ति यह भी जानता था कि हूडू और उनके मुख्य प्रभारी एक ही संप्रदाय के भाई थे। रास्ते से हट हूडू ने स्पष्ट रूप से मध्यम आयु के व्यक्ति के व्यंग्य को नजरअंदाज किया और रास्ता रोकने वाले व्यक्ति से कहा, ओह, इस बार तुम इतने देर से क्यों लौटे बूढ़े? हमारे द्वारा लाए गए सभी लोग कल तक परीक्षा पूरी कर चुके हैं, इसलिए केवल तुम्हारा समूह बाकी है। मुरझाए चेहरे वाले मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। रास्ता रोकने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति शेन युए था और वह भी शुआनलिंग महाद्वीप पर अन्य स्थानों से लोगों को लाने के लिए जिम्मेदार एक दूत था। लेकिन पहले लाने की प्रक्रिया के दौरान हूडू के साथ कुछ घर्षण हुआ था। हूडू द्वारा सिखाए जाने और इस तरह चेहरा खोने के कारण वह हर जगह हूडू का सामना करता था। आखिरकार हूडू 5 सितारा डॉ सम्राट का शिखर शक्तिशाली था और उसका शेन युए केवल 5 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण में था, इसलिए वह हूडू से एक सिर छोटा था। खड़े होकर बात करने में दर्द नहीं होता। हूडू भी तेज नजरों वाला व्यक्ति था। शेन युए को इतना साधारण देखकर सोचने के बाद प्रभारी निश्चित रूप से शेन युए को गायब होने की बात नहीं बताएगा। उसने शांत होकर और शांति से जवाब दिया, शुआनलिंग महाद्वीप के किनारे पर कुछ स्थान तो बस पिछड़े इलाके हैं। वहां से किस तरह के प्रतिभाशाली लोग निकल सकते हैं? ऐसा लगता है कि इस बार तुम व्यर्थ दौड़े, शेन युए ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शेन युए के शब्द जैसे ही गिरे, उसने देखा कि पुराने हूडू के पीछे 9 लोगों की युद्ध भावना अचानक निकल रही थी और फिर उसने सिर हिलाया। लेकिन सबसे मजबूत केवल सैमसंग डॉदी का शिखर था। ऐसी ताकत तो तीसरे दर्जे की प्रतिभा भी नहीं थी। अगर तुम असाधारण प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं कर सकते तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि काम हो गया है तो चलो। हूडू ने भी अपने पीछे के 9 लोगों को देखा और फिर कहा, पुराने हूडू, प्रभारी अभी बहुत व्यस्त है, इसलिए वह शायद तुमसे नहीं मिल पाएगा। शेन युए ने भी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम अभी भी मांस और रक्त का दुख झेलना चाहते हो? हूडू इस शेन युए पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और उसकी भयानक युद्ध भावना निकल रही थी। तुम अतीत का जिक्र सुनकर शेन युए के चेहरे पर भी नाराजगी का एक निशान दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से वह इस हूडू से डरता था। देखते हैं, यह कहने के बाद वह भी दरवाजे से चला गया और फिर जाने से पहले कुछ गालियां देना नहीं भूला। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि यह तुम हो। शेन युए द्वारा रोके गए दरवाजे में अचानक जोरदार हलचल हुई और फिर सभी ने एक मध्यम आयु के व्यक्ति को एक वस्त्र में हवा में प्रकट होते देखा। आखिरकार मेरे दरवाजे पर तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं करेगा। मध्यम आयु का व्यक्ति प्रकट होने के बाद उसने एक हाथ हूडू के कंधे पर रखा और फिर धीरे धीरे हूडू की ओर मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा था और फिर हूडू पर विशाल युद्ध भावना धीरे धीरे उसके शरीर से वापस ले ली गई। अंतरिक्ष को फाड़ना। 6 सितारा डॉदी शक्तिशाली शियाओ यान ने भी यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। आखिरकार इस डॉदी महाद्वीप में कुछ बहुत ही दुर्लभ दैवीय हथियारों का उपयोग करने के अलावा अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए केवल ताकत से ही संभव है। इस उत्साहपूर्ण मध्यम आयु के व्यक्ति को देखते हुए उसके शरीर में कोई अन्य उतार चढ़ाव नहीं लगता, इसलिए शियाओ यान पूरी तरह से निश्चित था कि उसके सामने यह व्यक्ति एक वास्तविक 6 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली है। तुम और शेन युए वास्तव में हर बार ऐसा करते हो। मध्यम आयु का व्यक्ति भी हंसा। यह यहाँ हमारे मुख्य कार्यकारी हैं, वू जियांग। मो चेन ने भी जल्दी से सभी को परिचय दिया। सभी ने यह सुनकर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। वापस आकर अच्छा लगा, रास्ता ठीक रहा? वू जियांग ने भी पूछा। वैसा ही है, बस आने जाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। हूडू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि कहीं और मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना।
वू जियांग ने भी सिर हिलाकर कहा, क्या यूएयू वहां नहीं है? मैं बस रास्ते में उससे मिलने गया था। आखिरकार उस दिन हम अलग हुए थे, लेकिन हम लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे। हुडू ने भी यूएरू को देखकर कहा, यूएयू को एक और बेटी मिली है और वह ज्यादा छोटी भी नहीं है। पता नहीं अब उसका क्या हाल है। वू जियांग ने भी आकाश की ओर देखकर कहा, नो, क्या वह वहां नहीं है? हुडू ने हल्के से इशारा किया, यूएरू की ओर इशारा करते हुए। यह सांस। वू जियांग ने भी भौहें सिकोड़कर यूएरू के शरीर पर सांस को महसूस किया। छोटी पीढ़ी ने चाचा वू को देखा है और अपने पिता के दो घातक दोस्तों चाचा हू और चाचा वू के बारे में सुना है। यूएरू ने भी वू जियांग से समझदारी से बात की। हाय हाय, तो तुम यूएयू की बेटी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे तुम्हारी सांस कुछ परिचित लगी। वू जियांग ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारा पिता ठीक है? मैंने सुना कि उसे पहले राक्षसों ने हमला किया था, लेकिन उसकी ताकत आगे नहीं बढ़ रही थी। वू जियांग ने कहा, मैं उसके नियंत्रण में किंगचेंग गया था। उसकी चोट भी ठीक हो गई है और उसकी वर्तमान ताकत भी 5 सितारा डौदी के अंतिम चरण में है। हुडू ने मुस्कुराया, यह अच्छा है। उस दिन हम तीनों अलग हो गए थे, लेकिन हम कई सालों से नहीं मिले। जब मैं यहाँ का काम पूरा कर लूंगा तो मैं उसे 3 दिन और 3 रात तक शराब पिलाने के लिए ढूंढूंगा। वू जियांग ने भी कड़वाहट से मुस्कुराया। यूएरू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी ने यूएरू को देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रतीत होने वाले छोटे यूए परिवार का इन दोनों से कुछ लेना देना था। मुझे मत देखो, ये मेरे पिता के मामले हैं और वह मुझे शायद ही कभी बताते हैं। शियाओ यान की आश्चर्य भरी नजरों को महसूस करते हुए यूएरू ने भी गलतफहमी से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश से समझाया। यह सुनकर शियाओ यान भी हक्का बक्का रह गया और फिर हुडू और वू जियांग को देखा। अंदर आकर कुछ बात करो। दोनों के बीच संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद वू जियांग ने भी पाया कि हुडू का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था और यह स्पष्ट था कि कुछ महत्वपूर्ण था, और कहा, हम। हुडू ने जवाब दिया, मो चेन, इन्हें परीक्षा के लिए नीचे ले जाओ, फिर मुझे परिणाम बताओ। इस समूह में कुछ अच्छे बीज लगते हैं। वू जियांग ने भी अपने सामने के 9 लोगों पर नजर डाली और फिर मो चेन से कहा। सभी को वू जियांग की प्रतीत होने वाली साधारण नजर से देखा गया, लेकिन उनके शरीर हल्के से कांप गए, जैसे कि उनकी पूरी तरह से जांच की गई हो। हाँ, मो चेन ने भी सम्मानपूर्वक कहा। मेरे साथ आओ सभी लोग, मो चेन ने भी 9 लोगों से कहा। यह सुनकर 9 लोग भी मो चेन के पीछे चले गए और परीक्षा स्थल की ओर गए। जहां तक गायब लोगों की बात है, यह स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में वे चिंता कर सकते हैं। गायब लोगों के बारे में क्या कहा? हुडू ने भी सभी के जाने और घर में केवल अपने और वू जियांग के रहने पर सीधे मुद्दे पर बात की। इस बार गायब लोग कुछ अजीब लगते हैं। नीचे के लोगों के अनुसार हमारे गढ़ में स्वागत और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों की संख्या पूरी है। साथ ही उन्होंने उन्हें नौका से उतरते भी देखा था। और हमारे यहाँ लोग हैं जो पूरे समय गश्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। नौका से परीक्षा चौरस तक, यह वास्तव में अजीब है कि वे हवा में गायब हो गए। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 157। जियांग परिवार के 2 लोग मृत्यु से बचा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने गुप्त रूप से चाल चली है? हुडू ने भी पूछा। नहीं, मैंने इस गढ़ में सभी संदिग्धों को नजरबंद कर दिया है, लेकिन अभी तक नहीं पूछ सका कि क्यों। मुझे संदेह है कि यह सबसे अधिक संभावना एक साजिश है। वू जियांग ने भी अपनी मुस्कान बदल दी और गंभीरता से कहा। आखिरकार वह इस गढ़ का प्रबंधन करता है। यह गढ़ स्वागत दूतों के लिए गंतव्य के रूप में कार्य करता है और नए शिष्यों के पंजीकरण और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। 61 लोगों का अचानक गायब होना वू जियांग के शांत स्वभाव के कारण बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है। आखिरकार, हालांकि उसे गायब हुए शिष्यों के पीछे के परिवारों से डर नहीं है, ये नवागंतुक उसकी प्रबंधित साइट से गायब हुए हैं। यहाँ तक कि उसे संप्रदाय को समझाना आसान नहीं है।
गायब हुए इन नवागंतुकों के पीछे के परिवारों की तो बात ही छोड़ दें। इससे वू जियांग चिंतित हो गया। हुडू ने यह सुनकर बहुत चिंता की। आखिरकार जितनी बड़ी क्षमता उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा अगर यह मामला हल नहीं हुआ और ऊपर के लोगों को पता चला तो उसका जीवन मृत्यु मित्र मुश्किल में पड़ जाएगा। इस समय हुडू को यह भी पता था कि वह इस मामले को क्यों दबाना चाहता था। अन्यथा एक बार यह बड़ा मुद्दा बन गया तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कैसे हल किया जाए। क्या तुमने इस गढ़ की सावधानी से तलाशी ली है? नौका से चौरस तक उन गायब लोगों के आवासों सहित हुडू ने भी अपनी आंखें घुमाईं, समाधान के बारे में सोचते हुए। मैंने तलाशी ली है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके आवासों की जांच करने गया था और कुछ भी असामान्य नहीं मिला, वू जियांग ने भी कहा। यह सुनकर हुडू ने भी भौहें सिकोड़ लीं। अगर यह कहा जाए कि उसके भाई 6 सितारा डौदी की ताकत ने कुछ असामान्य नहीं पाया तो यह मामला बहुत अजीब है। लेकिन तुमने कहा नौका से परीक्षा चौरस तक का रास्ता जांचा नहीं गया है। आखिरकार हर जगह सैनिक गश्त कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता सभी के सामने स्पष्ट है, इसलिए कोई जांच नहीं हुई। वू जियांग ने भी जैसे कुछ याद किया, फिर कहा। यह सुनकर जो हुडू पहले चिंतित था उसकी आंखें भी चमक उठीं। चलो वहां जाकर देखो। कोई भी जगह छोड़नी नहीं चाहिए, हुडू ने भी कहा। तुम लंबी यात्रा के बाद आए हो तो थोड़ा आराम कर लो और फिर बात करें, वू जियांग ने भी चिंता के साथ कहा। चलो, हुडू ने यह कहने के बाद अगुवाई की और बाहर निकल गया। वू जियांग भी हुडू को देखकर काफी प्रभावित हुआ, जो इतनी तत्परता से कार्य कर रहा था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि इतने सारे लोग गायब हो गए हैं। इसलिए इस यात्रा पर हुडू की जल्दबाजी निस्संदेह उसकी मदद करने के लिए है। मुझे आशा है कि जियांग परिवार के 2 लड़के ठीक हों, नहीं तो मेरे लिए एक दूसरे से संवाद करना मुश्किल होगा। इसके बारे में सोचने के बाद वू जियांग भी पीछे चला और दोनों चौरस के बाहर रास्ते की ओर चले। नौका से परीक्षा चौरस तक के रास्ते पर यह हमेशा की तरह दिखता था, लेकिन उस रास्ते के नीचे एक अलग दृश्य था। रास्ते के नीचे 1000 मीटर की गहराई में एक और दृश्य था। रास्ते के नीचे हजारों मीटर की गहराई में एक अंधेरे पत्थर के कमरे के केंद्र में एक ठंडा तालाब था और तालाब के किनारे कई काले आकृतियां खड़ी थीं। इस जगह को ध्यान से देखने पर ठंडा तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल लगभग 1 झांग व्यास का। पानी गहरा काला था और यह बहुत गहरा दिखता था। एक काली आकृति तालाब के किनारे खड़ी थी, चुपचाप पानी को देख रही थी और अचानक पूछा, चीजें कैसी चल रही हैं? लगभग हो गया है, सभी 59 मनुष्य सो रहे हैं, बस समय आने पर उन्हें तालाब में फेंक देना है। एक कमजोर आकृति खड़ी हुई और बोली। तो फिर 2 और लोग, तालाब के किनारे खड़ी आकृति ने स्पष्ट रूप से गुस्से में कहा। अभी भी 2 लोग हैं जो पकड़े गए थे और वे भाग गए, कमजोर आकृति ने भी फुसफुसाकर कहा। कचरा। यह कहने के बाद तालाब के किनारे खड़ी आकृति ने अपना मुंह चौड़ा किया और अभी जवाब देने वाली कमजोर आकृति को सीधे निगल लिया। उसे निगलने के बाद कोई निशान नहीं बचा, लेकिन तालाब के किनारे की आकृति की आभा अब थोड़ी और मजबूत हो गई, जिससे यह असाधारण रूप से भयानक और उदास दिखने लगी। मेरे लिए खोजो, नहीं तो उसका अंत होगा। यह कहने के बाद चिक्सिया के नीचे कई आकृतियां हिलीं। शिष्यों का चयन, इस बार तुम निश्चित रूप से लाभ से ज्यादा हानि उठाओगे। वह उसने गहरे तालाब के पानी को देखते हुए अपने आप में बड़बड़ाया। इस मार्ग में बहुत सारे रास्ते हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। मैंने देखा कि 2 आकृतियां एक सुरंग में तेजी से भाग रही थीं, जैसे कि वे किसी चीज से बच रहे हों। उनमें से एक लंबी आकृति ने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में लकड़ी की तलवार से अचानक एक शक्तिशाली नीली रोशनी फूटी, जो आकाश में एक तलवार से नीचे काटी गई। तुरंत शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने तुरंत मार्ग की दीवार को मारा और एक जोरदार धमाका हुआ और मार्ग भी इसके टुकड़ों से अवरुद्ध हो गया, लेकिन टुकड़े कई फीट ऊंचाई तक छिटक गए। तुरंत बाद कई आकृतियां इस भयानक तलवार से अनगिनत काले धुएं में बदल गईं,
लेकिन काला गैस भी धीरे धीरे मार्ग के अंदर से उभरा और फिर एक काली आकृति बन गई जो मूल के समान थी। भाई, यह क्या है? एक संरक्षित आकृति ने भी कहा। श्श, बात मत करो। मुझे लगता है कि ये चीजें मानव नहीं हैं। उनकी आभा थोड़ी भयानक है। जिस आकृति ने अभी तलवार की ऊर्जा को काटा था, उसने भी कहा। यह कहना अजीब है कि वे यहाँ परीक्षा के लिए आए थे और नौका से उतरने के बाद वे चौरस की ओर जा रहे थे जब अचानक बेहोश हो गए और इस अंधेरे मार्ग में जाग गए। उनके मजबूत कौशल के लिए धन्यवाद। वे उन लोगों द्वारा पकड़े नहीं गए, इसलिए वे जागते ही भाग गए। और यह चैनल उनकी युद्ध क्यूई को धीरे धीरे निगल रहा है, इसलिए युद्ध क्यूई का ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। लंबी आकृति ने एक तलवार काटने के बाद उसने अपनी दाहिनी तर्जनी को काट लिया और अपनी रक्तसार को भयानक शक्ति के साथ उनके पीछे उग्र रूप से फेंक दिया और तुरंत अपने छोटे भाई, जो उससे कमजोर था, को खींचकर चलने लगा। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि स्रोत क्षतिग्रस्त हो रहा है, नहीं तो अगर वे पकड़े गए। मैंने देखा कि वह रक्तसार अचानक एक नीले ड्रैगन में बदल गया और तुरंत उनके पीछे के मार्ग में डाल दिया गया। जैसे ही सांगलोन मार्ग में प्रकट हुआ, उसकी शक्ति अचानक विस्फोट हो गई और उसके पीछे पीछा कर रहे अनगिनत काले धुएं भी पतली धारियों में बदल गए और हवा में गायब हो गए। हालांकि पूरा मार्ग जोर से हिल गया। इस कंपन को महसूस करते हुए तालाब के किनारे की आकृति ने भी कुछ अजीब आवाजें निकाली। लेकिन जब वह हैरान था, तालाब के नीचे से एक काला प्रकाश किरण निकला, तालाब के पानी के दमन को तोड़कर और पत्थर के कमरे के मध्य हवा में उड़ गया। लेकिन जैसे ही काला प्रकाश किरण तालाब के नीचे से बाहर निकला, यह तुरंत चारों दिशाओं से एक चमकदार और भी विचित्र काले किरण में एकत्र हो गया और तुरंत काले प्रकाश किरण को वापस नीचे धकेल दिया। अभी जल्दी है, चिंता मत करो, तालाब के किनारे खड़ी आकृति ने भी लालच से कहा। लंबी आकृति ने कमजोर छोटे भाई को लगातार आगे खींचा। मैंने देखा कि उसका छोटा भाई हैरान था और उसका मुंह लगातार चिल्ला रहा था। और लंबी आकृति ने अपने छोटे भाई की आवाज का पीछा किया और जब उसने सामने की दो आकृतियों को देखा, उसका चेहरा बहुत बदल गया और उसने अपने छोटे भाई से चिल्लाकर कहा, जल्दी वापस जाओ और मिस्टर वू को बता कि यह परीक्षा शुरू नहीं हो सकती। यह कहने के बाद उसने उसे धक्का दिया और फिर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। फिर एक व्यक्ति ने सामने के दो लोगों को एक काले और एक सफेद दो प्रकाश किरणों के साथ संभाला और दो प्रकाश किरणें उग्र रूप से बह गईं, लंबी आकृति को काटते हुए। इस समय हांची के पास खड़े व्यक्ति ने अपनी छद्म वेशभूषा उतार दी और यह काले गैस में बदल गया और फिर एक काली आकृति बन गई, बहुत उदास, जैसे कि एक भूत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।